जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 देखेंगे। इसके पहले हमने सिलेबस भी अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए, जहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, फिर चैप्टर वाइज क्लासेस जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। हर एक क्लास बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। चैप्टर 4 है जिसमें आपको अर्धसंघवाद की अवधारणा को पढ़ना है, जो कि अच्छे से आपको समझाया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए जिससे उनका भी लाभ हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा लेक्चर देखने के पश्चात कोई भी डाउट आपके इस टॉपिक से रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपके लिए डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पर अन्य कोई डाउट हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल है आपका, वहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। टेलीग्राम का ये जो चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो आप यूनिक ज्ञान सर्च करेंगे या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिक ज्ञान टेलीग्राम पर चैनल है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं आपको भेज दिए जाते हैं। ये डिस्कशन ग्रुप आपके लिए बना दिया गया है, या फिर अगर आप चाहें तो ये व्हाट्सअप चैनल भी कुछ लोगों के कमेंट्स के बाद खोला गया है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो बोलती हैं कि हम सर टेलीग्राम नहीं चलाते, तो उनके लिए ये व्हाट्सअप चैनल भी बनाया गया है। आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं सब आपको भेज दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अर्धसंघवाद की जो अवधारणा है उसके विषय में। आप पिछला तीसरा 3 चैप्टर जो कराया गया है उसको अच्छे से देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप विजिट करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस 2025 मिल जाएंगी आपको, वहाँ पर सभी क्लासेस। तो चलिए देखते हैं अर्धसंघवाद की अवधारणा क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी फेडरलिज्म क्या है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, और संविधान में जहाँ संघवाद के मान्य लक्षण पाए जाते हैं वहाँ एकात्मक राज्यों के लक्षणों का प्रभुत्व भी जहाँ तहाँ दिखता है। एक प्रकार से कोई भी संविधान हो उसका 2 स्वरूप हो सकता है, एक तो संघवाद एक प्रकार से, और दूसरा होता है एकात्मक लक्षण। तो संघवाद संघात्मक लक्षण या फिर एकात्मक लक्षण दोनों इसमें पाया जाता है। भारत का जो संविधान है इसमें संघवाद के भी लक्षण, संघात्मक लक्षण भी दिखते हैं और एकात्मक लक्षण भी दिखते हैं, इसलिए इसे अर्धसंघवाद कहा गया है। तो चलिए देखते हैं अर्धसंघवाद आखिर होता क्या है। अर्धसंघवाद का अर्थ है एकात्मक राज्य तथा संघ के बीच राज्य का एक मध्यवर्ती रूप। यह संघीय सरकार की विशेषताओं और एकात्मक सरकार की विशेषताओं को जोड़ती है। आपको 2 एक प्रकार से ये डिफिनीशंस दिए गए, इसी में आप समझ गए होंगे कि अर्धसंघवाद आखिर होता क्या है। अर्थात जहाँ पर एकात्मक राज्य तथा संघात्मक राज्य दोनों एक प्रकार से लक्षण दिखे वहाँ पर अर्धसंघवाद होता है, जो कि भारत में अर्धसंघवाद है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो है हमारा संघात्मक लक्षण भी देखने को मिलता है और एकात्मक लक्षण भी देखने को मिलता है। अब संघात्मक लक्षण क्या होते हैं और एकात्मक लक्षण क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। इससे पहले अर्धसंघवाद को आपको एक साधारण परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषा बता दी जा रही है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि आप एक परिभाषा को अलग अलग लोगों के भाषाओं में जानेंगे तो आपके एक प्रकार से क्लियर होता जाएगा कि अर्धसंघवाद आखिर होता क्या है। अर्धसंघवाद की परिभाषा देखें तो अर्धसंघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें संघ तथा राज्य दोनों को सत्ता प्राप्त होती है, लेकिन संघ केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। अर्थात राज्य का और केंद्र का दोनों का अलग अलग सत्ता प्राप्त है, परंतु जो हमारा केंद्र है वह अधिक शक्तियां प्राप्त किया हुआ है, अधिक शक्तिशाली है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्धसंघवाद हमारा हो जाएगा। इस अवधारणा के प्रमुख विद्वानों की बात करें तो सबसे पहले हैं केसी वेयर महोदय। उन्होंने कहा है कि भारतीय संघवाद को क्वासी फेडरल कहा था। जो भारतीय संघवाद है इसको उन्होंने क्वासी फेडरल अर्थात जो है अर्धसंघवाद कहा था, क्योंकि भारत का संविधान संघीय तो है परंतु इसमें केंद्र को अधिक शक्तियां हैं। पहला डिफिनीशन तो आपने समझ लिया कि संघवाद में अर्धसंघवाद में संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण पाए जाते हैं, या फिर आप दूसरी तरह से इसका डिफिनीशन बता सकते हैं कि ऐसा एक प्रकार से संविधान का स्वरूप जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को शक्तियां प्रदान हो, दोनों को सत्ता प्राप्त हो, लेकिन केंद्र के पास अधिक शक्तियां हो, तो वहां पर अर्धसंघवाद होता है। दूसरा है डी बसु का विचार। भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। ऐसा किसने कहा, डी बसु महोदय जी ने
कहा था। भारत के संविधान की एक विशेषता है कि इसमें दोनों स्वरूपों के लक्षण विद्यमान हैं, इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, अर्धसंघात्मक अर्थात क्वासी फेडरल राष्ट्र भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि एकात्मक लक्षण भारत के संविधान में कौन से पाए जाते हैं और संघात्मक लक्षण कौन से पाए जाते हैं। भारत में के एकात्मक स्वरूप के लक्षण, यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में जो एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है कि संविधान की सर्वोच्चता। भारत में एक ही संविधान है जो पूरे देश में लागू है। राज्यों के पास अलग अलग संविधान नहीं है, केवल जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था जो अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जो है समाप्त हो गया। अर्थात हमारा जो भारत देश है इसमें आपको 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को भले मिले, लेकिन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सबके लिए एक ही संविधान है, किसी के लिए अलग संविधान नहीं है। जो कि जैसे कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा पहले मिला था, लेकिन अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद यह भी समाप्त हो गया। अब ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, अर्थात हर जगह एक ही संविधान भारत में लागू है और भारत का जो संविधान है वह सर्वोच्च है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। दूसरा है अत्यधिक शक्तिशाली केंद्र। केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त है, विशेषकर आपातकाल की स्थिति में। अर्थात जब आपातकाल की स्थिति आती है तो केंद्र के पास अधिक शक्तियां हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली राज्य की सभी शक्तियां जो है केंद्र के पास पहुंच जाती हैं। तीसरा है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार। संसद को यह अधिकार है कि वह राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है या उन्हें पुनर्गठित कर सकती है। जैसे कि अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है या उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये कौन कर सकता है? संसद, अर्थात केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली है, तो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन केंद्र कर सकता है। इसलिए यहाँ पर एकात्मक एक प्रकार से लक्षण सीधे सीधे हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट हमारा है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। अनेक जो हमारे राज्य हैं उनके जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो कि क्या होता है? केंद्र का प्रतिनिधि होता है। पांचवा है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। भारत में केंद्र और राज्यों के लिए पृथक न्यायालय नहीं है, बल्कि एक एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली है। छठा है आपातकालीन प्रावधान। आपात स्थिति में भारत पूरी तरह से एकात्मक बन जाता है, क्योंकि राज्यों की शक्तियाँ जो है सारी वह केंद्र को हस्तांतरित हो जाती हैं। ये तो हमने देखा एकात्मक स्वरूप के लक्षण, भारत के एकात्मक स्वरूप के लक्षण हमने देख लिए। अब हम भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप के लक्षण को देखेंगे। फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला है दोहरी शासन प्रणाली, अर्थात केंद्र और राज्य सरकारें दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, अपने अपने क्षेत्राधिकार दोनों के होते हैं। दोनों की एक प्रकार से सत्ता अलग अलग होती है। दोनों सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग कार्य करती हैं। लेकिन डिफिनीशन में आपने क्या समझा कि ये तो संघात्मक राज्य की एक प्रकार से ये परिभाषा है ही कि राज्य की सरकार अलग हो, राज्य की सत्ता अलग हो और केंद्र की सत्ता जो है वह अलग हो। केसी वेयर महोदय ने कहा, इसीलिए इसे संघात्मक कहा। लेकिन संघात्मक में केंद्र के पास अधिक सत्ता है, इसलिए इसे अर्धसंघात्मक उन्होंने कहा हुआ था। दूसरा लक्षण है लिखित संविधान। भारतीय संविधान एक व्यवस्थित और लिखित दस्तावेज है जो संघात्मकता की विशेषता है। एक प्रकार से भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि एक संघात्मक स्वरूप होने का लक्षण होता है। तीसरा है संविधान की कठोरता। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कुछ मामलों में कठिन है, विशेष रूप से जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित एक प्रकार से होते हैं, वह कठिन प्रक्रिया के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है। चौथा क्या लक्षण है? चौथा है विषयों का वितरण। संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिससे शक्तियों का स्पष्ट वितरण होता है। एक प्रकार से शक्तियों का वितरण होना यह संघात्मक स्वरूप का एक प्रकार से लक्षण है। लेकिन जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती तीन सूची में बांटा गया है। केंद्र सूची में केंद्र की जो शक्तियां हैं, केंद्र के जो एक प्रकार से उसमें कार्य करने की जो एक क्षेत्र हैं, राज्य सूची में राज्य की और समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के पास होते हैं। पांचवा है हमारा संविधान की सर्वोच्चता। संघ और राज्यों दोनों का संविधान के अधीन कार्य करना होता है, अर्थात हमारा जो केंद्र है वह भी संविधान के नीचे ही अधीन रहकर ही कार्य करता है, संविधान के अनुसार ही कार्य करता है। राज्य भी संविधान के अनुसार ही कार्य करता है। छठा है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र है और संघ तथा राज्यों के बीच विवादों का समाधान यह जो है वह करती है।
है। तो इस प्रकार से हमने एकात्मक और संघात्मक दोनों लक्षण भारत के संविधान के देखे। तो भारत का संविधान जो है, इससे क्या पता चलता है, ना तो पूरी तरह एकात्मक है और ना ही पूरी तरह संघात्मक। इसमें दोनों की विशेषताओं का समावेश है। इसीलिए संविधान विशेषज्ञ जो केसी वेयर महोदय हैं, उन्होंने भारत को केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा हुआ है। अर्थात केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति वाला एक प्रकार से संघ इसे कहा हुआ है। इस प्रकार से आपने समझ लिया कि भारत का जो है संविधान वह कैसे अर्धसंघात्मक है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय राज्य की अर्धसंघीय विशेषताएं क्या हैं, अर्थात जो अर्धसंघीय स्वरूप इसे दिया गया है, इससे क्या फ़ायदा होता है। ये हर एक टॉपिक ऐसे ही समझाया जाएगा आपको। जैसे कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पूछ सकते हैं, और किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए वह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए एक विशेष व्यवस्था भी अब की बार लाई गई है, दिखा देते हैं आपको, फिर आगे पढ़ते हैं हम। ये देखिए, आपके लिए ये कोर्स लाया गया है मात्र 25 रुपये में। जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं अच्छे से नियमित ढंग से क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं। जल्द ही जल्द आपके जो है जितने भी सिलेबस हैं कवर कर दिए जाएंगे। तो किसी भी विषय का आप सिलेबस देखते हैं, आपको उसका जो है नोट्स चाहिए, जितने भी चैप्टर्स हैं सबके नोट्स आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी व्यवस्था मात्र 25 रुपये में। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना होगा, यहाँ पर आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आप मात्र 25 रुपये पेमेंट कर देंगे, आपको जो दिया जाएगा QR कोड, उस पर आप पेमेंट करेंगे, तुरंत ही आपको जो है एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जिस विषय के ग्रुप में आप जुड़ना चाहें, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ये तीनों PA 3rd सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इन तीनों में से किसी भी विषय में आप जुड़ना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा। और चैप्टर वाइज जैसे क्लासेस कराई जा रही हैं, क्लासेस कराई जाएंगी, तुरंत आपको नोट्स जो है भेज दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। हालांकि यह ज़रूरी नहीं है, आप जो है क्लासेस यहाँ पर करिए, अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए, अच्छी तैयारी करिए, परंतु आप सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप चाहते हैं नोट्स हर एक चैप्टर वाइज मिल जाए आपको, तो आप मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 25 रुपये, 25 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ज्वाइन हो जाइए। आपके एक सेमेस्टर की एक विषय की तैयारी बेहतरीन तरीके से आपके कराई जाएगी। सीधे सीधे प्रश्न वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत की जो अर्धसंघीय व्यवस्था है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है एकल संविधान, यह तो हमने देख लिए। यह पूर्ण संघ व स्टार्स दोनों पर पारित होता है। एक सच्चे संघ में संघ व राज्यों के भिन्न भिन्न संविधान एक प्रकार से होते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह भी आपने समझ लिया है। वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, उसके द्वारा केंद्र राज्यों पर नियंत्रण करता है। अर्थात अगर जो राज्यपाल है देखता है राज्य में कि संविधान के अनुसार जो मुख्यमंत्री है, जो सत्ता है, राज्य की सरकार है, कार्य नहीं कर रही है, तो वह राष्ट्रपति को सूचित कर सकता है और वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तीसरा है भारत में एकीकृत अथवा एकीकृत न्यायिक प्रणाली, अर्थात उच्च न्यायालय जो राज्यों में कार्य करते हैं, भारत के सबसे उच्च न्यायालय के एक प्रकार से अधीन है। सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो है हाई कोर्ट होता है। चौथा है आपका राज्यसभा में राज्यों का एक जैसा प्रतिनिधित्व तो नहीं है। राज्यसभा में निम्न जनसंख्या वाले राज्यों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के प्रतिनिधि अधिक हैं। अर्थात हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं जनसंख्या के हिसाब से उन्हें सीट मिलती है, तो जिस स्टेट में ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 80 सीटें हैं। आगे देखेंगे, पांचवा है हमारा आपातकालीन प्रावधान। भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक समाहित है। आपातकालीन प्रावधान में केंद्र सरकार सबसे शक्तिमान हो जाता है तथा राज्य केंद्र के संपूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। अभी तक जो भी आपने समझा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अर्धसंघ प्रणाली क्या होती है, अर्धसंघात्मक स्वरूप क्या होता है, भारत को क्यों अर्धसंघात्मक कहा जाता है। हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक हमारा है अर्धसंघ प्रणाली के लाभ कौन कौन से हैं। सबसे पहला, राष्ट्रीय एकता बनी रहती है, सहयोग और समन्वय का लोगों में भाव रहता है और अंतर्राज्यीय संघर्षों का समाधान जो है अच्छे से हो जाता है। अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई भी संघर्ष हो रहा है किसी भी बात को लेकर, तो केंद्र जो है उसका समझौता समाधान निकाल देती है। इस प्रकार से आपका यह जो लेक्चर है यहाँ पर होता है समाप्त। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कोर्स लेने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपको बेहतरीन तरीके से नोट्स दे दिए जाएंगे और बाकी तैयारी करते रहिए। आपके जो है
सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आपके कराए जाएंगे, जिससे आपको पता चल सके किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। कोई भी अन्य सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए तो वह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के अलावा कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप हैं, यह कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।